नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है मारो राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दे। बीजेपी मुख्यालय में 8 राज्यों की कोर कमेटी की आज बैठक होगी। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर के ये बैठक होगी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष और राज्यों के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री इसमें मौजूद रहेंगे। राजस्थान, एमपी, गुजरात समेत अन्य राज्यों की ये बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले भाजपा अब मंथन कर रही है। उम्मीदवारों के पैनल पर मंथन किया जा रहा है और विधायक बने 3 सांसदों की सीटों पर जो है नए प्रत्याशी उतारे जाएंगे। आपको बता दें कि 10 से 12 सीटों पर जो प्रत्याशी है वो भी बदले जा सकते हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव और उससे पहले बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। बैठकों का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय कोर कमेटी की बैठक और राजस्थान कोर कमेटी के जो नेता हैं वो दिल्ली पहुंचे हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष ये बैठक लेंगे। सीएम भजनलाल, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी इसमें मौजूद रहेंगे। सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। विजया राहटकर, अलका गुर्जर भी इसमें मौजूद रहेंगी। अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय कोर कमेटी की और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और तमाम बड़े कद्दावर नेता इसमें पहुंचेंगे, बैठक में शामिल होंगे और आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर के रणनीति बनेगी। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और इसमें सतीश पुनिया, राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। ये तमाम बड़े कद्दावर नेता देखिए इसमें मौजूद रहेंगे, जिसमें लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा। जेपी नड्डा इसमें मौजूद रहेंगे, जिसमें वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे नेताओं से कैसे आने वाले दिनों में एक रणनीति बनाई जाए ताकि राजस्थान की 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जाए। इसको लेकर के अब महत्वपूर्ण ये बैठक है और लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। लगातार अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है, बीजेपी पूरी तरीके से अब तैयारियों में जुटी हुई है। लगातार हर जगह पर बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और राजस्थान के लिहाज से देखिए बैठक काफी महत्वपूर्ण है। मिशन 25 के लिए बीजेपी इसमें रणनीति बनाएगी और जो बड़े कद्दावर नेता है उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। लगातार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मोदी की गारंटी की बात करते हैं और कैसे जो कार्यकर्ता है वो बूथ स्तर पर जाए और लोगों से संवाद करे, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लगातार कई संवाद कार्यक्रम भी बीजेपी चला रही है, कई यात्रा भी बीजेपी की तरफ से चलाया जा रहा है ताकि आम जनता तक पहुंचा जा सके। जो भी केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए। ये बीजेपी ने बड़ा मिशन ठान रखा है और मिशन 25 को लेकर के लगातार बीजेपी अब तैयारियों में जुटी हुई है। आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष ये बैठक लेने जा रहे हैं, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मौजूद रहेंगे, सतीश पुनिया इसमें मौजूद रहेंगे, राजेंद्र राठौड़ मौजूद रहेंगे, विजया राहटकर और अलका गुर्जर इसमें मौजूद रहेंगी। तो प्रदेश की क्या स्थिति, इसको लेकर के चर्चा विमर्श किया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लखवीर, अब तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। आज की ये जो बैठक होने जा रही है काफी महत्वपूर्ण, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता इसमें मौजूद रहेंगे। रणनीति बनाई जाएगी मिशन 25 को लेकर कि कैसे आम जनता तक पहुंचना है और सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उन तक जो आम जनता पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में किया है उसका प्रचार प्रसार तो जनता के बीच करना ही है, लेकिन उन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आज की बैठक इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कौन होंगे उसका चुनाव किया जाएगा, उसका निर्णय होगा और फाइनल मुहर आज लगेगी क्योंकि कल सीईसी की बैठक है। ऐसे में जो 3-3 नामों के पैनल प्रदेश इकाई द्वारा आज तैयार होकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के सामने रखे जाएंगे, उस पर फाइनल एक्सरसाइज होकर वो तमाम जो पैनल है सीईसी को सौंपे जाएंगे, जिस पर कि कल अंतिम मुहर लग जाएगी, लॉक कर लिया जाएगा। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सभी 25 की 25 सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन को देता आया है। ऐसे में
भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी उम्मीद है कि सभी 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के सांसद जीते, इसलिए किसी भी प्रकार की कोताही बरतना आलाकमान नहीं चाहता है। और सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी भी सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है तो प्रदेश इकाई को दो टूक निर्देश हैं कि पूरा होमवर्क किया जाए और मौजूदा सांसद की टिकट काटी जाए ताकि बीजेपी के खाते में वो सीट आए। इसीलिए तमाम तरीके का होमवर्क प्रदेश इकाई ने भी किया है और केंद्रीय आलाकमान की भी उस पर नजर है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि करीब आधा दर्जन से 1 दर्जन जो टिकटें हैं वो इस बार काटी जाएंगी और मौजूदा सांसद अब घर बैठ जाएंगे, क्योंकि जिस भी मौजूदा सांसद के खिलाफ माहौल है, प्रदेश इकाई नाराज है, स्थानीय इकाई नाराज है और जनता के बीच में अगर खराब माहौल है तो उनका टिकट काटा जाएगा। इस प्रकार के निर्देश केंद्रीय आलाकमान ने दे दिए हैं। तो कुछ देर बाद तमाम जो प्रदेश के नेता हैं वो दिल्ली पहुंचेंगे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा अब से कुछ पलों के बाद दिल्ली में होंगे और इस महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा होंगे। कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जयपुर में सीएमआर में, जिसमें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल थी, राजेंद्र राठौड़ थे, सतीश पूनिया थे, दोनों डिप्टी सीएम थे, भजनलाल शर्मा थे और सीपी जोशी और विजया राहटकर थी। उस बैठक में तय किया गया कि जो 25 की 25 लोकसभा सीटें हैं उसके लोकसभा उम्मीदवार चयन का जो जिम्मा है वो दारोमदार केंद्रीय आलाकमान को सौंपा जाए। इस प्रकार की सहमति बिल्कुल लखवीर, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक और आप इस पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोटा के दिगोद से बड़ी खबर सामने आ रही है। अतिक्रमण कर शव दफनाने का मामला सामने आया है। जमीन मालिक की शिकायत पर मृतक के परिजनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सर्व हिंदू समाज ने 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर तोड़फोड़ कर आंदोलन की चेतावनी दी है और कल जिले भर से दिगोद कस्बे में बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोग जुटेंगे। आपको बता दें कि सर्व हिंदू समाज और कोट सुबा कमेटी की ओर से किया गया धरना देने का आह्वान। धार्मिक स्थल के नाम पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की जो है मांग उठाई जा रही है और चेतावनी के बाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। गांव में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है कोटा के दिगोद से, जहां पर अतिक्रमण कर शव दफनाने का ये पूरा मामला है और चेतावनी के बाद से अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब देखिए परिजनों के खिलाफ यहाँ पर केस भी दर्ज मृतक ने करवाया जो है इस पूरे मामले को लेकर के, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? अभी तस्वीरें वहां से क्या देखने को मिल रही है, क्योंकि अब आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। देखिए, ये दिगोद का ये पूरा की पूरा मामला निश्चित तौर पर तनाव का विषय बना हुआ था जिला प्रशासन के लिए। मामले को अगर समझना चाहें तो अतिक्रमण कर सबको दफनाने का ये पूरा की पूरा मामला था, जिसके बाद में लगातार आसपास के पूरे इलाके में इसको लेकर के जो लगातार तनाव है वो पनपता रहा। जमीन मालिक की शिकायत पर फिलहाल अच्छी बात ये रही कि इसमें मामला दर्ज करने की मांग थी तो मामला दर्ज कर लिया, जिसके बाद में जो परिजन हैं वो संतुष्ट हुए हैं। लेकिन अब सर्व हिंदू समाज इस पूरे मामले में आगे आ गया है। 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी तमाम जो हिंदू संगठन है उनके तरफ से दी गई है। कल आपको बता दें कि कल इसी मांग को लेकर के, मामला दर्ज करने की मांग को लेकर के दिगोद कस्बा जो है वो बंद रखा गया था। अब इस पूरे मामले में मामला दर्ज होने के साथ में कार्रवाई की मांग की जा रही है। आपको बता दें ये सर्व हिंदू समाज की तरफ से कोटसुआ जो कमेटी है उसके तरफ से इसमें धरने प्रदर्शन का भी आह्वान इसके अंदर किया गया है। धार्मिक स्थल के नाम पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की जो मांग है वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है और अब स्पष्ट तौर पर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से चेतावनी दे दी गई है कि 24 घंटे में अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस महकमे की तरफ से एक्शन नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एहतियातन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से वहां पर जवान तैनात किए गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो तमाम हिंदू संगठन इस पूरे मामले में जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक वो किसी भी तरह से वो मानने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक इस पूरे मामले में किसी तरह की
की कोई कार्रवाई नहीं हो जाती वो उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। 24 घंटे का फिलहाल अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं होती तो पूरा की पूरा जो जिले के अंदर से लोगों को बुलाने का आह्वान वहां पर किया गया है। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर लोगों को पोस्ट की जा रही है, लोगों को वहां पर बुलाया जा रहा है। बिल्कुल हिमांशु, लोगों में काफी आक्रोश है और प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी जानकारी आपको दे दें, आईजीएनपी नहर पर किसानों के महापड़ाव का चौथा दिन है। अतिरिक्त सिंचाई पानी की मांग को लेकर के किसानों का धरना जारी है। आपको बता दें कि देर रात तक जो वार्ता है वो विफल रही है। दोपहर 2 बजे किसानों को सिंचाई विभाग ने समय दिया है। पूगल ब्रांच नहर के किसान धरने पर बैठे हुए हैं और आपको बता दें कि 3 में से एक समूह में किसानों को दिया जा रहा है सिंचाई का पानी। किसानों ने कहा कि खेतों में खड़ी फसलें खराब हो रही है। आईजीएनपी नहर के 620 हेड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पूगल ब्रांच नहर के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैसे किसानों के द्वारा यहां पर प्रदर्शन और एक समूह जो है किसान का वो अब धरने पर बैठ गया है। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में नए अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी तरफ आरसीए की जांच जारी है। सहकारिता रजिस्ट्रार की ओर से ये जांच हो रही है। आपको बता दें कि 5 बिंदुओं पर आरसीए की कमियां तलाशी जा रही हैं और जांच के बाद अब एड हॉक कमेटी बनेगी या नहीं, इस पर भी चिंतन मंथन होगा और अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। कार्यवाहक अध्यक्ष को लेकर के बात सामने आई है। अंतरिम अध्यक्ष लगाने में कानूनी अड़चन भी सामने आ सकती है और इसलिए इस पहलू पर इंतजार बढ़ गया है और जल्द बुलाई जा सकती है जनरल बॉडी मीटिंग। ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है। तो आरसीए में नए अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा है। जयपुर से ये बड़ी जानकारी और जांच के बाद अब एड हॉक कमेटी बनेगी या नहीं, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। कार्यवाहक अध्यक्ष को लेकर के भी बात अब सामने आ रही है। अंतरिम अध्यक्ष लगाने की भी देखिए यहां पर अब बात आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 बिंदुओं पर आरसीए की कमियां तलाशी जा रही हैं और कार्यवाहक अध्यक्ष को लेकर के भी बात निकल करके सामने आ रही है। अंतरिम अध्यक्ष लगाने में कानूनी अड़चन भी सामने आ सकता है, ये भी अपडेट मिल रही है और इससे देखिए इस पहलू पर जो है इंतजार अब और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और राजस्थान क्रिकेट संघ में वैभव गहलोत के इस्तीफे के बाद अब नए अध्यक्ष का इंतजार शुरू हो गया है। आरसीए में अब कार्यवाहक अध्यक्ष लगाया जा सकता है, जिसको लेकर के कवायद की जा रही है। लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष की दौड़ में कौन है और इसे लगाए जाने का क्या प्रक्रिया होगा, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और समझिए। क्रिकेट की सियासत का बॉस कौन? किस राजकुमार के सिर सजेगा ताज? कुर्सी खाली, किसकी होगी दावेदारी? आरसीए की रेस, कौन होगा फेस? पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के इस्तीफे के बाद से ही आरसीए के अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली है। हालांकि अभी आरसीए पर एमओयू खत्म होने के बाद से ही ताले लगे हुए हैं, लेकिन आरसीए की बाकी पूरी कार्यकारिणी नए अध्यक्ष की ताजपोशी की कवायद में जुट गई है। वैसे तो अध्यक्ष के लिए चुनाव कराने होंगे, लेकिन इससे पहले एक कार्यवाहक अध्यक्ष लगाकर आरसीए का कामकाज संचालित किया जा सकता है, ताकि स्टेडियम को लेकर एमओयू हो सके और आईपीएल मैचों की राह भी आसान हो सके। अध्यक्ष का इस्तीफा होने के बाद अध्यक्ष का पद खाली हो गया और खाली होने की स्थिति में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का संविधान और स्पोर्ट्स एक्ट जो कहता है उस हिसाब से सब मिलके सब लोग निर्णय लेंगे, क्योंकि ये निर्णय कोई एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो सामूहिक निर्णय होगा और उस सामूहिक निर्णय में जो भी फैसला लिया जाएगा वो कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष पद की रेस में राजेंद्र राठौर के बेटे पराक्रम सिंह की दावेदारी चर्चा में रही है, लेकिन मंत्री गजेंद्र सिंह खविसर के बेटे धनंजय सिंह को भी बड़ा दावेदार माना जा रहा है। इन सब के बीच में उद्योगपति मुकेश शाह का नाम भी रेस में बना हुआ है। हालांकि जिला संघ और राजस्थान क्रिकेट संघ के पदाधिकारी अभी किसी का नाम लेने से बचते नजर आ रहे हैं।
अध्यक्ष महोदय द्वारा इस्तीफा देने के बाद राजस्थान के अध्यक्ष की कुर्सी खाली हो चुकी है। 33 जिला संघ के सचिव और 99 मेंबर मिलकर इस बात का निर्णय करेंगे। जो अच्छा व्यक्ति हो 99 लोग उसको हम अध्यक्ष के लिए आगे करेंगे। क्या मान के चल रहे हैं जो अध्यक्ष आएगा वो कौन कौन से फैसले ले सकता है? पहले IPL भी है, MOU भी है, नया स्टेडियम जो बन रहा है वो भी है। राजस्थान का जो अध्यक्ष आएगा वो क्रिकेट की बहाली के लिए काम करेगा, अच्छा माहौल क्रिकेट का पैदा करेगा, स्टेडियम का निर्माण जो रुका हुआ है उसको आगे बढ़ाएगा, IPL के मैचों का आयोजन करेगा, प्रदेश में एक अच्छा क्रिकेट का माहौल पैदा करेगा खिलाड़ियों के लिए। बहरहाल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अध्यक्ष पद की कुर्सी अभी खाली है, लेकिन जल्द ही अध्यक्ष पद पर कार्यवाहक अध्यक्ष का नाम सामने आ सकता है। ऐसे में देखना ये होगा कि ये नाम 99 पदाधिकारी में से किसका होता है। न्यूज़ 18 के लिए महेश दादिश की रिपोर्ट। तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि तबादलों के बाद अब निकले संशोधन आदेश। 171 डॉक्टर्स तबादला सूची में 59 संशोधन। 22 फरवरी को 171 डॉक्टर्स के तबादले हुए थे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और 22 फरवरी को 171 डॉक्टर्स के तबादले हुए थे और अब देखिए तबादलों के बाद संशोधन आदेश निकाले गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 171 डॉक्टर्स तबादला सूची में 59 संशोधन हुआ है और 22 फरवरी को 171 डॉक्टर्स के तबादले हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तबादलों के बाद अब संशोधन के आदेश दिए गए हैं। और अब खबर जोधपुर से है, जहां वरा इंफ्रा ग्रुप पर लगातार तीसरे दिन आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। छापों में बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हुआ है। वरा इंफ्रा ग्रुप की 200 करोड़ की काली कमाई उजागर हुई है। आपको बता दें कि 155 करोड़ के फर्जी लोन ट्रांजैक्शन का भी खुलासा हुआ है। 30 करोड़ की ब्लैक मनी के लेन देन का भी खुलासा हुआ है और छापों में 13,05,000 की विदेशी मुद्रा जब्त की गई है। ग्रुप संचालकों पर फेमा एक्ट में मुकदमा भी दर्ज होगा। आपको बता दें कि वरा ग्रुप की 3.5 करोड़ की बेशकीमती ज्वेलरी भी जब्त कर ली गई है। वहीं 53 लाख रुपए की नकदी को आयकर विभाग ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा वरा ग्रुप संचालकों के गोरख धंधों का खुलासा हुआ है। आयकर ने ग्रुप संचालकों की व्हाट्सएप चैट में बड़ी हेराफेरी भी पकड़ी है। वरा इंफ्रा ग्रुप में 16 शेल कंपनियों से बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है और ग्रुप में कागजी कंपनियां बना करके करोड़ों का गोरख धंधा किया गया है। आपको बता दें कि वरा इंफ्रा ग्रुप ने शेल कंपनियों में बनाए गए फर्जी डमी निदेशक और ठेके एवं निर्माण कार्यों के लिए डमी कंपनियों से बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। शेल कंपनियों के कारोबार का बुक अकाउंट में हिसाब भी नहीं मिला है और जांच एजेंसियों को भी आपको बता दें कि शेल कंपनियों के गोरख धंधे की जानकारी नहीं दी गई है। आयकर विभाग मुफत सिंह राव और प्रेम सिंह राव से अब गहनता से पूछताछ होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रशेखर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और लाइव भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि हम तस्वीरों के माध्यम से उनको देख पा रहे हैं। चंद्रशेखर, ये बड़ा फर्जीवाड़ा है, फिलहाल क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, बात करें तो जो वरा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो कंपनी है उस पर लगातार आज तीसरे दिन आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। करीब 56 घंटे बीत चुके हैं और लगातार जो है आयकर की टीम सर्वे कर रही है। जो सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है और जिस तरह से कि आपने बताया कि सेल कंपनियों के माध्यम से फर्जीवाड़ा किया गया, मैं अपने दर्शकों को सामान्य भाषा में बता देना चाहता हूं कि सेल कंपनियां वह कंपनियां होती है जो छद्म कंपनियां होती है, कागजी कंपनियां होती है, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है। मनी लॉन्ड्रिंग और जो आयकर विभाग की चोरी के लिए इन कंपनियों को निर्माण किया जाता है कागजों में और उसके बाद जो है इस तरह की जो है आयकर विभाग की चोरियों को और मनी लॉन्ड्रिंग को जो है अंजाम दिया जाता है। बताया जा रहा है कि जो बेनामी जमीन, इसके अलावा जो बड़ा एक आंकड़ा जो है आयकर विभाग से जो आयकर की चोरी का जो है सामने आने की उम्मीद है। और इसके अलावा अगर बात करें तो लगातार शेयर बाजार में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करना और इसके अलावा जो भूमि में, बेनामी जमीनों में भूमि में इन्वेस्ट करना भी सामने पाया गया। और अगर बात करें तो जो सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला भी जो है सामने आ सकता है। जिस तरह से सेल कंपनियों का निर्माण किया गया, जो पैसे की जो है हेरफेर की गई है, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो हो सकता है संभवतः जो सूत्रों के हवाले माने तो इसमें आगे जाकर जो ईडी भी इस मामले में जो है एंट्री ले सकती है कि किस तरह से जो कितना मनी लॉन्ड्रिंग किया गया, किस तरह से पैसे को
मनी लॉन्ड करके जो है इस तरफ इधर उधर किया गया है। आयकर विभाग की जो आयकर की बड़ी चोरी जो है करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की चोरी का जो अंदेशा है कि शाम तक जो है खुलासा हो सकता है, आज शाम तक जो कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। अगर बात करें तो इस घर में जो कि इनका कंपनी संचालक मोफत राव का जो मकान है, मोफत सिंह राव का और प्रेम सिंह राव का, यहाँ पर करीब 50 से अधिक जो अधिकारी कर्मचारी आयकर विभाग के अभी जो है सर्वे की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा बात करें तो जो पुलिस विभाग की टीम है वहां जोधपुर की टीम को नहीं लिया गया बल्कि अजमेर से टीम को लाया गया है। कुल 11 जगह पर जो छापेमारी की गई थी, किस तरह से जो है अनियमितता की गई है, इसको लेकर आज शाम तक संभवतः यह कार्रवाई समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जो है पूरी जो जानकारी है सामने आने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, और आईटी का शिकंजा इस पूरे मामले में अब कसता हुआ, जैसे कि आप बता रहे हैं ईडी की भी एंट्री हो सकती है। आप इस पूरे मामले पर नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल तो डूंगरपुर जिले के लोग इन दिनों चोरी की बढ़ती वारदातों से काफी परेशान हैं। चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। वो दिन दहाड़े ही चोरी की वारदात को बड़े ही आराम से अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने बिछीवाड़ा कस्बे में एसबीआई बैंक के सामने दिन दहाड़े से एक बाइक पार कर ली। बाइक ले जाते हुए चोर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की अब तलाश शुरू कर दी है। और ये देखिए सीसीटीवी फुटेज आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बैंक के सामने से बाइक चुराई गई है। अब पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करती हुई दिख रही है। तो दिन पर दिन चोरी की जो वारदात है वो बढ़ती ही जा रही है। अब जो आम जनता है वो भी परेशान होती हुई दिख रही है, क्योंकि दिन दहाड़े देखिए चोर कैसे आता है, बैंक के सामने से वो बाइक चुरा करके फरार हो जाता है। अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और अब जो इसमें तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें देखिए कि दिन पर दिन हौसले जो है वो बुलंद होते हुए अब बदमाशों के नजर आ रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और उसमें साफ साफ एक व्यक्ति दिख रहा है जो कि आता है और बाइक चोरी करके फरार हो जाता है। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश की पहचान अभिषेक अग्रवाल के तौर पर हुई है। थाना प्रभारी प्रवेंद्र रावत ने बताया कि आरोपी अभिषेक और उसके साथी ने 13 फरवरी 2024 को धौलपुर शहर की माउंट व्यू कॉलोनी ईदगाह रोड पर स्थित एक घर में अभिषेक अपने सहयोगी साथी बदमाश अनस खान के साथ डिलीवरी बॉय बना करके घर में घुस गया था और वहां महिला पर उसने जानलेवा हमला कर दिया। सामान लूट करके वो फरार हो गया। इसी मामले में एक आरोपी बदमाश अनस खान को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। वो कोतवाली थाना इलाके में एक महिला के साथ लूट की गई थी, जिसमें 2 लड़के डिलीवरी बॉय बन के आए थे और उस महिला के सर में चोट मार करके उसे कानों की कुंडल छीन के लिए गए थे। इस प्रकरण में पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका था और आज एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अजमेर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, 8वीं कक्षा का छात्र लापता हुआ है और छात्र घर से जाते समय अपनी मां का एटीएम कार्ड भी ले गया। आपको बता दें कि एटीएम से छात्र ने हजारों रुपए भी निकाले हैं। पीड़ित परिवार अब छात्र की तलाश कर रहा है। रिश्तेदारों से भी बातचीत की गई है और नहीं मिलने पर पीड़िता मां ने गंज थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, जहां पर 8वीं कक्षा का छात्र लापता बताया जा रहा है और जब वो घर से निकल रहा था तो उसने घर से एटीएम कार्ड भी ले लिया और उसके बाद से वो निकल गया। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। रिश्तेदारों से भी पूछताछ की गई है, लेकिन अभी तक छात्र का कोई पता नहीं लग पाया है। अजमेर से ये जानकारी, जहां पर छात्र घर से जाते समय अपनी मां का एटीएम कार्ड भी ले गया है और एटीएम से आपको बता दें कि छात्र ने हजारों रुपए भी निकाले हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पीड़ित परिवार छात्र की तलाश कर रहा है। अजमेर से ये जानकारी, जहां पर 8वीं कक्षा का छात्र है वो लापता बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, अभी जांच पड़ताल कहां तक पहुंची है? छात्र की अभी कोई पहचान हो पाई है, कहां पर वो गया है? क्योंकि एटीएम कार्ड लेकर के वो घर से निकला, रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, कल ये बच्चा लापता हुआ था। उसके बाद परिजनों ने अपने रिश्तेदारों और
जो उनके पड़ोसी हैं उनसे बातचीत की और स्कूल में भी इसे लेकर जानकारी जुटाई कि ये बच्चा कहाँ गया है। उसके बाद पुलिस को इसमें मामले में शिकायत दी गई और बताया जा रहा है कि इनके जो पिता हैं वो सीआरपीएफ में है और कहीं पे ड्यूटी दे रहे हैं। माँ अकेली है और माँ इस बच्चे को लेकर चिंतित है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश करते हुए सीसीटीवी फुटेज संभाले हैं और बच्चे की पहचान करते हुए यह जानकारी जुटाई जा रही है कि वो किस तरफ गया है। बच्चे के पास माँ का एटीएम में है, करीब 5,000 से अधिक की रकम जो है बच्चे ने निकाली है और इस रकम को लेकर क्या किया गया है और आगे क्या होना है इसे लेकर भी पुलिस तत्परता से काम कर रही है और जो बच्चे की लोकेशन है उसको लेकर जानकारी जुटाते हुए जल्द से जल्द दस्तयाब करने की यहाँ पर पुलिस की ओर से बातचीत कही गई है और उन्होंने कहा कि आज की तारीख में ही बच्चे को यहाँ पर जो है वापस घर पर ला दिया जाएगा और माताजी को यहाँ पर सुपुर्द कर दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस जो है पूरे ट्रेस कर रही है और बच्चे की जो पहचान के साथ साथ उसकी लोकेशन है उसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है और जुटाने के साथ ही ये पता लगा लिया गया है कि बच्चा कहाँ पर है। इसे लेकर जल्द ही इस मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए यार, अब एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।